जॉब रेडी भारत में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम 2026 में भारत के राजनीतिक परिदृश्य का पूरा नक्शा खोलने वाले हैं। देश के 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और वहां का नेतृत्व कर रहे मुख्यमंत्री और राज्यपाल। यही हमारा आज का फोकस है। जी, और इस चर्चा का आधार एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशल गाइड है। हम इस पीडीएफ के जरिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक बात मैं साफ कर दूं, हमारा मिशन यहाँ सिर्फ नामों की एक लंबी और उबाऊ सूची को पढ़ना बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो तो कोई भी कर सकता है। सही कहा। हमारा मुख्य उद्देश्य इस विशाल जानकारी को डिकोड करना है। हम इसमें छुपे पैटर्न को समझेंगे और याद रखने के ऐसे आसान और तार्किक तरीके खोजेंगे जिससे बिना किसी इंफॉर्मेशन ओवरलोड के एकदम सटीक जानकारी दिमाग में बैठ जाए। और ये बहुत जरूरी भी है। अक्सर राजनीति और प्रशासन से जुड़े आंकड़े बहुत भारी लगते हैं तैयारी करने वालों को। हाँ, बहुत भारी लगते हैं। लेकिन अगर उन्हें सही नजरिए से देखा जाए तो वे भारत की विविधता और प्रशासनिक रणनीतियों की एक शानदार कहानी बताते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। इस पूरी राजनीतिक और भौगोलिक तस्वीर को समझने से पहले इसके बुनियादी ढांचे को समझना बहुत जरूरी है। अब हम स्लाइड 2 देख रहे हैं और इसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत की संघीय व्यवस्था में प्रशासन की 2 मुख्य इकाइयां होती हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। जी, राज्यों में जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं उन्हें राज्यपाल यानी गवर्नर कहा जाता है। और केंद्र शासित प्रदेशों में? वहीं जब हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो वहां की प्रशासनिक व्यवस्था थोड़ी अलग होती है। वहां संवैधानिक प्रमुख को उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। यहां सबसे आकर्षक बात यह है कि कभी-कभी किसी एक राज्य के राज्यपाल या उपराज्यपाल को किसी दूसरे क्षेत्र की जिम्मेदारी भी दे दी जाती है। अच्छा। हाँ, इसे अतिरिक्त प्रभार या एडिशनल चार्ज कहा जाता है। ये अतिरिक्त प्रभार वाला कॉन्सेप्ट तो ऐसा लगता है जैसे किसी स्कूल में एक वरिष्ठ शिक्षक को 2 अलग-अलग कक्षाओं का प्रभार दे दिया गया हो। बहुत सही तुलना की आपने। जिम्मेदारी दोगुनी होती है, लेकिन इसके पीछे जरूर कोई खास रणनीति होती होगी। इस पर तो हम आगे बात करेंगे ही। तो चलिए देश के उत्तरी हिस्से से अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। उत्तर भारत की राजनीतिक तस्वीर काफी रोचक है। हाँ, स्लाइड 3 पर आ जाते हैं। जी, अब हम स्लाइड 3 देख रहे हैं। इस क्षेत्र के नेतृत्व पर अगर नजर डालें तो पहाड़ों से शुरुआत होती है। सबसे पहले बात आती है हिमाचल प्रदेश की। वहां के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं शिव प्रताप शुक्ला। सही है। वहीं पंजाब की ओर बढ़ें तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भगवंत सिंह मान है और वहां के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। क्या इन दोनों राज्यों को एक साथ देखने का कोई खास नजरिया हो सकता है? जरूर हो सकता है। देखिए, इसे याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है भूगोल और प्रशासन को आपस में जोड़ना। भूगोल से जोड़ना? हाँ, हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है जहाँ की चुनौतियां बुनियादी ढांचे और पर्यावरण से जुड़ी हैं। वहीं पंजाब एक मैदानी और कृषि प्रधान राज्य है। जब इन दोनों को एक साथ देखा जाता है तो उत्तर भारत की भौगोलिक विविधता एकदम स्पष्ट हो जाती है। समझ गई। पीडीएफ में भी इस बात पर जोर है कि इन राज्यों को उनके परिदृश्य के आधार पर ब्लॉक के रूप में याद रखना हमेशा फायदेमंद होता है। ये एक बहुत ही शानदार तरीका है जानकारी को व्यवस्थित करने का। इसी उत्तरी ब्लॉक में आगे बढ़ते हैं, स्लाइड 3 पर ही। जी। पंजाब के ठीक बगल में हरियाणा है, जहां मुख्यमंत्री का पद नायब सिंह सैनी संभाल रहे हैं और वहां के राज्यपाल आशीम कुमार घोष हैं। बिल्कुल। फिर वापस पहाड़ों की तरफ चलें तो देवभूमि उत्तराखंड का नाम आता है। वहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और राज्यपाल का पद गुरमीत सिंह के पास है। और अंत में देश की राजनीति का केंद्र माने जाने वाले और सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। ये पूरी सूची एक बार में देखने पर थोड़ी लंबी लग सकती है। लंबी जरूर है, लेकिन इसे डिकोड करना बहुत आसान है। अगर ध्यान दिया जाए तो इन 5 राज्यों हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का नेतृत्व उत्तर भारत की पूरी राजनीतिक और आर्थिक धुरी को चलाता है। एक तरह का पावर सेंटर। हाँ, जब दिमाग में भारत का ऊपरी हिस्सा आता है तो एक तरफ हिमालय के 2 राज्य उभरते हैं, हिमाचल और उत्तराखंड, और दूसरी तरफ कृषि और आबादी के 3 बड़े केंद्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। इस तरह के मानसिक चित्र बनाने से रटने की जरूरत नहीं पड़ती।
चीजें अपने आप एक तार्किक श्रृंखला में जुड़ जाती हैं। एकदम सही। अब यहाँ मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अब हम उत्तर के मैदानों से निकलकर पश्चिम और मध्य भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहीं पर हमें उस अतिरिक्त प्रभार का पहला बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण देखने को मिलता है, जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की थी। इस क्षेत्र के आंकड़ों को देखें तो सबसे पहले क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़े राज्य राजस्थान का नाम आता है। बिल्कुल। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा और वहां के राज्यपाल हैं हरिभाऊ किसनराव बागड़े। इसके बाद भारत के दिल यानी मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं और राज्यपाल मंगूभाई सी पटेल हैं। इन दोनों राज्यों को एक साथ याद रखना इसलिए भी आसान है क्योंकि दोनों ही भौगोलिक रूप से विशाल हैं। हाँ, काफी बड़े राज्य हैं। और दोनों की सीमाएं आपस में मिलती हैं। दोनों ही राज्यों में सांस्कृतिक समानताएं भी काफी हैं और प्रशासनिक चुनौतियां भी एक बड़े भूभाग को संभालने से जुड़ी होती हैं। बिल्कुल सही। और अब मध्य प्रदेश से ही अलग हुए राज्य छत्तीसगढ़ की तरफ चलें तो वहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं और राज्यपाल की भूमिका में रमेन डेका है। जी। पश्चिमी तट पर स्थित छोटे लेकिन पर्यटन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण राज्य गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और वहां के राज्यपाल पुसापति अशोक गजपति राजू हैं। विशाल मध्य प्रदेश और छोटे से गोवा का ये कॉन्ट्रास्ट सच में दिलचस्प है। बहुत दिलचस्प है। लेकिन अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पर सोचने को मजबूर कर देते हैं। बात करते हैं गुजरात और महाराष्ट्र की। यहाँ ध्यान देने वाली बात है। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और वहां के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। जी। वहीं पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। लेकिन जब महाराष्ट्र के राज्यपाल की बात आती है तो लिस्ट बताती है कि आचार्य देवव्रत के पास ही महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार है। यही वो उदाहरण है। मुझे यहाँ रोककर एक बात बताइए, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों ही देश की अर्थव्यवस्था के इतने बड़े इंजन हैं। क्या एक ही व्यक्ति पर दो इतने विशाल और महत्वपूर्ण राज्यों का भार डालना प्रशासनिक रूप से सही कदम है? क्या ये काम का बोझ बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा देता? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये कोई सामान्य या मजबूरी में लिया गया फैसला नहीं लगता। तो ये क्या है? गुजरात और महाराष्ट्र दोनों ही भारत के बहुत बड़े आर्थिक पावर हाउस हैं। देश की अर्थव्यवस्था, विदेशी व्यापार और बंदरगाहों के संचालन में इन दोनों का योगदान बहुत विशाल है। बिल्कुल, दोनों में बड़े पोर्ट्स हैं। ऐसे में एक ही व्यक्ति को इन दोनों महत्वपूर्ण राज्यों के संवैधानिक प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपना एक बहुत ही गहरी और सोची समझी प्रशासनिक रणनीति का हिस्सा है। मतलब ये सिर्फ एक संयोग नहीं है? बिल्कुल नहीं। आर्थिक नीतियों, व्यापारिक मार्गों, उद्योगों और सबसे अहम तटीय सुरक्षा के नजरिए से इन दोनों राज्यों का एक साथ मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। ये तो है। ये स्लाइड 4 का जो पॉइंट है, ये परीक्षा के नजरिए से तो महत्वपूर्ण अपवाद है ही, लेकिन शासन की बारीकियों को समझने के लिए भी एक शानदार उदाहरण है। ये विश्लेषण सच में नजरिया बदलने वाला है। अतिरिक्त प्रभार सिर्फ एक व्यक्ति की दोहरी ड्यूटी नहीं है, बल्कि दो राज्यों के बीच का एक पुल है। बिल्कुल। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब चलते हैं पूर्वी और दक्षिण भारत की ओर। ये हिस्सा सांस्कृतिक और राजनीतिक दोनों ही रूपों में बहुत विविधता भरा है। तो चलिए इस लंबी सूची को थोड़ा थोड़ा करके डिकोड करते हैं। अब हम स्लाइड 5 देख रहे हैं। जी। पूर्वी भारत से शुरू करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। उनके ठीक बगल में झारखंड है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार हैं। इन दोनों राज्यों का इतिहास भी आपस में जुड़ा हुआ है। जी हाँ, और ये इतिहास ही इन्हें याद रखने की चाबी है। बिहार से ही अलग होकर झारखंड बना था। हाँ, सन 2000 में। बिल्कुल। एक राज्य कृषि और मानव संसाधन का केंद्र है तो दूसरा खनिजों और उद्योगों का। इन दोनों को हमेशा एक पैर या जोड़े के रूप में देखना चाहिए, एक साथ याद रखना चाहिए। हाँ, इससे वहां की राजनीतिक और आर्थिक गतिशीलता को समझना बहुत आसान हो जाता है। ये एक बढ़िया मेमोरी हुक है। पूर्वी तट की ओर आगे बढ़े, स्लाइड 5 पर ही तो उड़ीसा का नाम आता है। वहां मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं और राज्यपाल कंभमपति हरिबाबू हैं। जी। वहीं पश्चिम बंगाल की कमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथों में है और वहां के राज्यपाल सीवी आनंद बोस हैं। तटीय अर्थव्यवस्था और पूर्वी भारत की राजनीति में इन दोनों राज्यों का वजन बहुत ज्यादा है। और पूर्वी तट के इन राज्यों को याद रखने का एक और तरीका ये है
कि ये दोनों राज्य समुद्री व्यापार और पूर्वी देशों के साथ भारत के संपर्कों के मुख्य द्वार हैं। जब इस तरह की कोई थीम दिमाग में होती है तो नाम और पद बस एक डेटा पॉइंट नहीं रह जाते, बल्कि उस क्षेत्र की कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। अब इस कहानी के अगले अध्याय यानी दक्षिण भारत की तरफ रुख करते हैं स्लाइड 6 में। जी। यहाँ एक बहुत ही मजबूत और अलग तरह का राजनीतिक ढांचा देखने को मिलता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू हैं और राज्यपाल एस अब्दुल नजीर हैं। वहीं तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर बना है, वहाँ मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा हैं। यहाँ भी वही पेयरिंग या जोड़े वाली तकनीक काम आती है, जैसे बिहार और झारखंड के साथ किया था। बिल्कुल। जैसे बिहार झारखंड को एक साथ देखा, वैसे ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को एक प्रशासनिक ब्लॉक के रूप में समझना चाहिए। दोनों का साझा इतिहास है, लेकिन अब दोनों की प्रशासनिक दिशाएं अपने अपने तरीके से आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल। और दक्षिण के बाकी राज्यों की सूची भी उतनी ही प्रभावशाली है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। जी। केरल के मुख्यमंत्री पिनेराई विजयन हैं और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं, जबकि वहां के राज्यपाल R.N. रवि हैं। ये सूची वाकई में भारत की विविधता का एक जीता जागता प्रमाण है। और इस विविधता के साथ साथ इन राज्यों की अपनी एक खास पहचान भी है। दक्षिण भारत के राज्यों में तकनीकी विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे पर अक्सर राष्ट्रीय स्तर की नीतियां तय होती हैं। मॉडल स्टेट्स माने जाते हैं। हाँ, जब इन पांचों दक्षिणी राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के नेतृत्व को एक साथ याद रखा जाता है तो देश की IT इंडस्ट्री और विकास के मॉडल को समझना आसान हो जाता है। इस तरह का क्षेत्रीय वर्गीकरण जानकारी को पचाने में बहुत मदद करता है। क्षेत्रीय वर्गीकरण और सुरक्षा की इस चर्चा ने मुझे पूर्वोत्तर भारत की याद दिला दी। बिल्कुल। सामरिक और भौगोलिक दृष्टि से पूर्वोत्तर भारत यानी नॉर्थ ईस्ट की अहमियत को कम करके नहीं आंका जा सकता। बिल्कुल नहीं। इस गाइड की स्लाइड 7 और 8 में पूर्वोत्तर को बहुत ही शानदार तरीके से 2 हिस्सों में बांटकर समझाया गया है। जी। अब हम स्लाइड 7 देख रहे हैं। जी। पूर्वोत्तर का पहला भाग 4 राज्यों का जिक्र है। सिक्किम, जहां मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर हैं। असम, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। अरुणाचल प्रदेश, जो कि सामरिक रूप से बहुत संवेदनशील और महत्वपूर्ण है, वहां मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्यपाल कैवल्य त्रिविक्रम पन्नाइक हैं। और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा तथा राज्यपाल CH विजयशंकर हैं। पूर्वोत्तर के पहले ब्लॉक को समझने के लिए असम को केंद्र में रखना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि असम भौगोलिक रूप से पूर्वोत्तर के लगभग हर दूसरे राज्य से जुड़ा हुआ है। ये पूरे क्षेत्र का एक तरह से एंकर या मुख्य आधार है। हाँ, मैप में भी ऐसे ही दिखता है। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं उसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से हमेशा सुर्खियों में रखती हैं। सही कहा। अब हम स्लाइड 8 की तरफ चलें तो इसमें मिजोरम है, जहां मुख्यमंत्री लालदुहोमा और राज्यपाल VK सिंह हैं। त्रिपुरा में मुख्यमंत्री माणिक साहा और राज्यपाल N इंद्रसेना रेड्डी हैं। जी। अब यहाँ फिर से एक अतिरिक्त प्रभार का बेहद दिलचस्प और थोड़ा अलग तरह का मामला सामने आता है। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाथ खेमचंद सिंह हैं और वहाँ के राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला। जी। वहीं पड़ोसी राज्य नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं, लेकिन वहाँ कोई अलग राज्यपाल नहीं है। गाइड के अनुसार अजय कुमार भल्ला के पास ही नागालैंड के राज्यपाल का भी अतिरिक्त प्रभार है। ये बहुत अहम पॉइंट है। इस क्षेत्र की सीमाएं कई पड़ोसी देशों से मिलती हैं, इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये पूरा इलाका बेहद संवेदनशील माना जाता है। मणिपुर और नागालैंड दोनों ही राज्यों का अपना एक जटिल इतिहास रहा है और कई बार ऐसे आंतरिक और सीमा पार के सुरक्षा मुद्दे उभरते हैं जो एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं। एक राज्य की घटना का असर दूसरे पर पड़ता है। बिल्कुल। ऐसे में इन दोनों राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल की नियुक्ति करना केवल संसाधनों की बचत नहीं है। तो क्या ये पूरी तरह से सुरक्षा एजेंसियों के तालमेल से जुड़ा है? एकदम। एक साझा राज्यपाल होने से इन दोनों राज्यों के बीच सुरक्षा एजेंसियों का समन्वय बहुत तेज हो जाता है। खुफिया जानकारी या इंटेलिजेंस शेयरिंग में कोई देरी नहीं होती। ये तो बहुत क्रिटिकल है। और सबसे बड़ी बात, केंद्र सरकार तक पूरे क्षेत्र की एक संयुक्त और स्पष्ट रिपोर्ट पहुंचती है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमावर्ती स्थिरता के नजरिए से उठाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है।
तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? राज्यों और राज्यपालों के इस पूरे जाल और अतिरिक्त प्रभार के पीछे की इन गहरी रणनीतियों को समझने के बाद अब वक्त है भारत की प्रशासनिक व्यवस्था के एक और अहम हिस्से की तरफ मुड़ने का। केंद्र शासित प्रदेश। जी, यूनियन टेरिटरीज। ये हिस्सा थोड़ा कंफ्यूज करने वाला हो सकता है, लेकिन हमारी लिस्ट ने इसे बहुत ही तार्किक तरीके से 2 स्पष्ट हिस्सों में बांटा है। हम स्लाइड 9 पर आ गए हैं। हाँ। पहला हिस्सा उन केंद्र शासित प्रदेशों का है जहां अपनी विधानसभा होती है और इसलिए वहां चुनी हुई सरकार और मुख्यमंत्री भी होते हैं। जी। पूरे भारत में ऐसे सिर्फ 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहला, देश की राजधानी दिल्ली, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं और वहां उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना हैं। दूसरा है जम्मू एवं कश्मीर, जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। और तीसरा है पुडुचेरी, जिसके मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी हैं और वहां के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन हैं। बाकी बचे केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा क्यों नहीं होती? इसके पीछे ऐतिहासिक, भौगोलिक और आबादी से जुड़े कारण होते हैं। दिल्ली चूंकि राष्ट्रीय राजधानी है, जम्मू एवं कश्मीर का अपना एक बहुत बड़ा और संवेदनशील भौगोलिक और राजनीतिक दायरा है, और पुडुचेरी का एक विशेष ऐतिहासिक फ्रांसीसी कनेक्शन रहा है। अच्छा। इन जगहों पर स्थानीय लोगों के प्रतिनिधित्व के लिए विधानसभा दी गई है, जबकि अन्य छोटे क्षेत्रों को सीधे केंद्र के प्रशासन में रखना ज्यादा व्यवहारिक माना गया है। ये अंतर एकदम स्पष्ट है। अब उन प्रदेशों की बात करते हैं जहां विधानसभा नहीं है। स्लाइड 10 के अनुसार जी। वहां का प्रशासन सीधे केंद्र सरकार के प्रतिनिधि चलाते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल एडमिरल DK जोशी हैं। चंडीगढ़, जो कि पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी भी है, वहां प्रशासक के तौर पर गुलाब चंद कटारिया जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। यहाँ एक दिलचस्प लिंक ये है कि गुलाब चंद कटारिया पंजाब के राज्यपाल भी हैं। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता हैं, और यहाँ एक बार फिर अतिरिक्त प्रभार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण आता है। जी। दादर नागर हवेली, दमन एवं दीव के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल हैं, और जानकारी के अनुसार प्रफुल्ल पटेल के पास ही लक्षद्वीप के प्रशासक का अतिरिक्त प्रभार भी है। और अगर हम उस VVIP एग्जाम क्वेश्चन वाले हिस्से की बात करें, स्लाइड 11 पर, जी, जिस पर इस तरह की गाइड्स में विशेष जोर दिया जाता है, तो वो पूरी तरह से इन्हीं अपवादों पर केंद्रित होता है। अपवादों पर। सीधा और आसान सवाल पूछने के बजाय वे उन जगहों से सवाल बनाते हैं जहां कुछ अलग हो रहा हो। ये तो है। इस पूरी चर्चा में 3 ऐसे नाम हैं जो बार बार उभर कर सामने आए हैं, और वो हैं अतिरिक्त प्रभार वाले विशेष मामले। कौन कौन से? पहला, आचार्य देवव्रत, जो गुजरात के राज्यपाल होने के साथ साथ महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। ये आर्थिक समन्वय का बेहतरीन उदाहरण है। दूसरा, अजय कुमार भल्ला, जो मणिपुर के राज्यपाल हैं और उनके पास नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का हिस्सा है। जी। और तीसरा, प्रफुल्ल पटेल, जो दादर, नागर हवेली, दमन एवं दीव के प्रशासक हैं और उनके पास लक्षद्वीप का भी अतिरिक्त प्रभार है। ये तटीय और द्वीपीय प्रशासन को एक साथ जोड़ने की कवायद है। बहुत दिलचस्प। ये तीनों नाम और उनकी बोहरी जिम्मेदारियां किसी भी दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब सामान्य नियमों से हटकर इन विशेष व्यवस्थाओं को समझा जाता है, तो प्रशासनिक ढांचे पर सच में एक मजबूत पकड़ बनती है। एक छोटे से अतिरिक्त प्रभार शब्द में कितनी गहरी रणनीतियां और जानकारियां छिपी होती हैं, ये वाकई हैरान करने वाला है। बिल्कुल। तो अगर आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटा जाए, तो हमने देश के 28 राज्यों और उनके मुख्यमंत्रियों तथा राज्यपालों की स्थिति देखी। इसके साथ ही 8 केंद्र शासित प्रदेशों की संरचना को समझा। ये जानकारी सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि कोई प्रतियोगी परीक्षा पास करनी है। बिल्कुल नहीं। एक जागरूक नागरिक होने के नाते ये जानना हर किसी का अधिकार भी है और कर्तव्य भी। इस विस्तृत और गहराई भरी चर्चा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आज के इस विश्लेषण ने 2026 के राजनीतिक परिदृश्य को देखने का एक नया, तार्किक और स्पष्ट नजरिया दिया होगा। आगे भी ऐसी ही रोचक, ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण चर्चाओं के साथ फिर जुड़ेंगे। नमस्कार।